प्रिय छात्रों, आज के क्लास में पॉलिटी के क्लास में हम आप लोगों को राजभाषा के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं। तो आप लोग चाहें तो अब अगला चैप्टर के रूप में राजभाषा डाल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जितना भी आपका पॉलिटी की क्लास हमने लिया है उस सभी पॉलिटी के क्लास के बाद से अब आपका आता है एक छोटा सा टॉपिक है राजभाषा, और इसी राजभाषा के संबंध में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो ये जो राजभाषा है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो ये राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है वो आपका संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर के 345 के मध्य वर्णित है। तो अब इसका जो पहला पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, इसका वर्णन, राजभाषा संबंधी वर्णन। तो ये राजभाषा संबंधी वर्णन क्या निकल गया कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के मध्य इसका वर्णन किया गया है। अब इसके बाद इस भाग 17 में कुल अध्यायों की संख्या 4 दी गई है। मतलब भाग 17 को ही कई अध्यायों में बांट दिया गया है। तो इस भाग 17 में कुल अध्यायों की संख्या 4 है। हालांकि ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मायने नहीं रखता कि कितने अध्याय किस भाग में दिए गए हैं। जब भी पूछता है आपकी परीक्षाओं में, ये यही पूछता है कि राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है, या फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस भाग में वर्णित है, मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा करता है, जबकि अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होता है। तो इसी संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। अब इस राजभाषा वाले चैप्टर में क्या क्या आपका अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट बनता है, इसके संबंध में जान लेते हैं। तो इसमें संघ की राजभाषा और ये जो संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान है, ये संविधान के अनुच्छेद 343 और 344 में वर्णित है। 343 और 344 में तो संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान जो भी दिया गया है वो अनुच्छेद 343 तथा 344 में दिया गया है। उसके बाद से आपका प्रादेशिक भाषा और इस प्रादेशिक भाषा संबंधी प्रावधान जो है वो आपका अनुच्छेद 345 से 347 के मध्य दिया गया है। अनुच्छेद 345 से लेकर के 347 के मध्य। अब जो इसमें तीसरा मुख्य आ जाता है वो आपका हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी जो प्रावधान दिया गया है वो आपका अनुच्छेद 348-49 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा। और इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 348 और 349 के मध्य वर्णित है। तो इस तरीके से जो इस भाग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो यही 3 पार्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें मुख्य रूप से संघ की राजभाषा के संबंध में, और ये भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा क्या है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसके साथ साथ राजभाषा संबंधी विशेष निर्देश का भी वर्णन किया गया है। तो ये विशेष निर्देश, जो भी राजभाषा के संबंध में विशेष निर्देश, मतलब निर्देश का मतलब निर्देश या उसके आदेश के संबंध में जो भी प्रावधान दिया गया है, ये आपका आर्टिकल 350, अनुच्छेद 350 और 351 में वर्णित है। 350 तथा 351 में वर्णित है। तो इस तरीके से संविधान के भाग 17 को ये 4 भागों में विभाजित करके हम लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें
3 टॉपिक आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि संघ की राजभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, और इस राजभाषा के संबंध में, ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो इस तरीके से भाग 17 में इन सारी चीज़ों का वर्णन है। इसके अलावा, इस भाग 17 के अलावा राजभाषा संबंधी प्रावधान जो भाग 17 में है, इसके अलावा और भी संविधान में भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में भाषा संबंधी उल्लेख किया गया है। अब इसके अतिरिक्त अगर आप नोट करना चाहें तो आपका हो जाएगा अनुसूची 8, अनुसूची 8। इसके साथ साथ जो राजभाषा जो भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं वो आपका हो जाता है अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 29-30। इसके अलावा भाषा संबंधी उल्लेख आपका अनुच्छेद 120 तथा 210 में दिया गया है, अनुच्छेद 120 तथा अनुच्छेद 210 में। तो इस तरीके से इन अनुच्छेदों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें आपका हो जाता है अनुसूची 8। और ये अनुसूची 8 जो है ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं कि इसी 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। और मूल रूप से इस 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 14 भाषाएं शामिल थीं, और जबकि वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। और इस 22 भाषाओं को लेकर के आपका क्वेश्चन जो बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गईं, ये आपका संविधान किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गईं, कौन कौन सी जोड़ी गईं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा करता है। तो 8वीं अनुसूची आप भाषा के रूप में इसको टच कर लीजिए। उसके बाद से अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों की भाषा के संबंध में प्रावधान दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी लिपियों, संस्कृति और भाषा को बनाए रखने का अधिकार रखता है। उसके बाद से अनुच्छेद 120 जो है, इस अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उल्लेख किया गया है कि संसद में किस प्रकार की भाषा का उल्लेख किया जाएगा। और ये 120 की चर्चा संसद वाले या पार्लियामेंट वाले चैप्टर में हम डिटेल बता चुके हैं। इसके साथ साथ आपका अनुच्छेद 210 है, और इस अनुच्छेद 210 में विधानमंडल की भाषा का उल्लेख किया गया है। तो एक तरीके से भाग 17 के अतिरिक्त भाषा संबंधी प्रावधान इन जगहों पर भी दिखाई देता है। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे कि मुंशी अयंगर फार्मूला। और इसी मुंशी अयंगर फार्मूला समझौते के तहत, चूँकि शुरू में आप जानते हैं कि भारत जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था या ब्रिटिश के अधीन था, और इसी ब्रिटिश के अधीन होने के परिणाम स्वरूप एक तरीके से ज़्यादातर इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता था, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहता था। तो इसी अंग्रेजी और हिंदी को लेकर के जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजी और हिंदी को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को रखा जाए या अंग्रेजी को रखा जाए। तो इसी चीज़ को करने के लिए मुंशी अयंगर फार्मूले के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। तो अब एक क्वेश्चन ये कि हिंदी को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान किया गया? हिंदी को संवैधानिक मान्यता तो हिंदी को संवैधानिक मान्यता जो प्रदान किया गया वो आपका 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी को संवैधानिक मान्यता 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया। और ये किस आधार पर किया गया? तो मुंशी अयंगर फार्मूला, मुंशी अयंगर फार्मूला के आधार पर, अयंगर फार्मूला के आधार पर, फार्मूला के आधार पर। तो इस तरीके से ये आपका हिंदी हो गया। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं
कि आर्टिकल में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो पहला आर्टिकल आपका आ जाता है कि संघ की राजभाषा, और ये संघ की राजभाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 में दिया गया है। तो अब अगली हेडिंग बन जाती है अनुच्छेद 343 का खंड 1, और इसी अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार लिखा गया है कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, तो संघ की राजभाषा क्या होगी? तो संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी? लिपि देवनागरी होगी। हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी, देवनागरी। तो इस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। उसके बाद ये भी अभी हमने जब से शुरू में बताया कि हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के एक तरीके से विवाद उत्पन्न होता था, और ज़्यादातर ऑफिशियल कार्रवाई जो होती थी वो अंग्रेजी भाषा में ही संपन्न होती थी। तो उसी के संबंध में ये कहा गया अनुच्छेद 343 के खंड 2 में, अनुच्छेद 343 के खंड 2 में और 343(2) के संबंध में ये कहा गया कि जो संघ की राजभाषा होगी वो संविधान आरंभ होने के 15 वर्षों तक शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाती रहेगी। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसके पहले आपका अच्छी तरीके से आप लोगों को जानकारी होगी कि भारत पर ब्रिटिशर्स का आधिपत्य स्थापित था, और ये ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटेन के जो लोग थे, ये भारत में ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का शासकीय प्रयोजनों में, ऑफिस वगैरह में इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 343(2) में ये लिखा गया कि संविधान आरंभ होने के 343(2) में ये लिखा गया कि संविधान प्रारंभ होने के, अनुच्छेद 343(2), और इसका पॉइंट आप लोग बना लेंगे कि अनुच्छेद 343(2) में संविधान लागू होने के पश्चात कितने वर्षों तक? तो 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक शासकीय प्रयोजन हेतु, शासकीय प्रयोजन हेतु किसका प्रयोग होगा? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद 343(2) में, अनुच्छेद 343 के खंड 2 में ये कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक, मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसके पश्चात 15 वर्षों तक के लिए शासकीय प्रयोजन, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किस भाषा का प्रयोग होगा? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। उसके बाद से आपका राजभाषा अधिनियम 15 वर्ष का मतलब कि 1965 तक के लिए लागू किया गया था। उसके पहले ही राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया, और इस 1963 अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया कि हिंदी संघ की राजभाषा रहेगी, परंतु अंग्रेजी भी संघ की राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रहेगी। तो पहले तो इन्होंने 15 वर्ष के लिए किया, लेकिन इसके पहले ही राजभाषा अधिनियम पारित कर दिया। इसको भी ध्यान रखिएगा कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष आया। तो राजभाषा अधिनियम जो है वो आपका आया था 1963 में, और 1963 में जब राजभाषा अधिनियम आया तो इसी राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत ये कह दिया गया कि संघ की राजभाषा क्या होगी? तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और अंग्रेजी भी बनी रहेगी, अंग्रेजी भी बनी रहेगी।
तो इस तरीके से राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया कि भारत की या संघ की या यूनियन की राजभाषा हिंदी, उसके साथ साथ अंग्रेजी भी बनी रहेगी। अब इसके बाद से अनुच्छेद 344 आ जाता है और इसी अनुच्छेद 344 के अंतर्गत आपका राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो अब अगला हेडिंग आप चाहें तो बना सकते हैं अनुच्छेद 344, और इसी अनुच्छेद 344 के अंतर्गत आपका राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 344, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता भी है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो इस राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 में किया गया। राजभाषा आयोग का गठन, और इस राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो राजभाषा संबंधी अगर कोई भी सलाह लेना होगा तो उस राजभाषा आयोग के गठन का पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और इस राजभाषा आयोग के द्वारा भाषा संबंधी कोई भी सलाह देने के लिए राजभाषा आयोग से संपर्क किया जाएगा। और इस राजभाषा आयोग का जो गठन होता है उस गठन में कौन शामिल होता है? तो इस गठन में या जो भी राजभाषा आयोग है, इस राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 22 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। एक अध्यक्ष प्लस 22 अन्य सदस्य, 22 अन्य सदस्य शामिल। अब जब राजभाषा आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा 22 अन्य सदस्यों से गठित होता है, तब इस पे अब अगला क्वेश्चन बन जाता है कि राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में आ चुका है। तो राजभाषा आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष हुआ था वो थे आपके बीजी खेर, बीजी खेर। और यही बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और ये किस सन में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1955 में। ये प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर को नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति का भी गठन किया जाता है, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 344(4) में दिया गया है। अनुच्छेद 344(4), और इस 344(4) में क्या चीज़ है? तो राजभाषा पर संयुक्त समिति का गठन, राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति का गठन। तो 344(4) के अंतर्गत राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं जेपीसी। जेपीसी का फुल फॉर्म हो जाता है आपका ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इस राजभाषा के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति का भी गठन किया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के 344(4) के अंतर्गत किया गया है। और इस संयुक्त समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। और इस 30 सदस्यों में जिसमें आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में आपका जो डिवाइड किया गया है, इसमें आपका लोकसभा से 20 और राज्यसभा से कितने होते हैं? 10 सदस्य शामिल होते हैं। तो 20 आपके कौन हो गए? लोकसभा से, और 10 आपके क्या हो गए? राज्यसभा से शामिल होते हैं। और इस संयुक्त संसदीय समिति का एक अध्यक्ष भी होता है। और इसमें जो प्रथम जेपीसी का गठन किया गया, प्रथम जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, और ये जेपीसी का गठन किस पर किया जा रहा है? तो ये आपका राज्यसभा पर राजभाषा के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रथम जेपीसी का गठन आपका नवंबर 1957 में हुआ था।
नवंबर 1957 में प्रथम जेपीसी का गठन किया गया। और इस जब प्रथम जेपीसी का गठन किया गया तो इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत को इस प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति का गठन किया गया था। और इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 345 पर। और ये जो अनुच्छेद 345 है, ये अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 345 जो है प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। और प्रादेशिक भाषाओं में मतलब प्रदेश की भाषाएं क्या क्या होंगी, ये चाहे तो प्रदेश जो है अपनी भाषाओं का चॉइस कर सकता है। तो 345 के अंतर्गत प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। और इस प्रादेशिक भाषाओं के अंतर्गत वर्तमान में भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जहां पर संघ की राजभाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्रादेशिक भाषा में संघ की राजभाषा, ये क्वेश्चन बन जाता है कि संघ की राजभाषा का प्रयोग करने वाले राज्य, तो प्रयोग करने वाले राज्यों की संख्या 9 है। जैसा कि हम लोग शुरू में ही पढ़े कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो संघ की राजभाषा का ही प्रयोग अपने यहाँ करते हैं, हिंदी के रूप में करते हैं। जिसमें आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो इस तरीके से संघ की राजभाषा जो हिंदी है, उस हिंदी का प्रयोग प्रादेशिक भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9 राज्य उसमें शामिल हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन इस पे जो आपका बनता है वो ये बनता है कि हिंदी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो हिंदी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाले राज्य में महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और अंडमान निकोबार हो जाएगा। ये जो है अगला जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें ये कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ चुका है। अभी आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, उस रेलवे ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका आया था कि अंग्रेजी को मान्यता देने वाले राज्य, तो अंग्रेजी को मान्यता देने वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अंग्रेजी को अपने प्रदेश में मान्यता देने वाले राज्यों की कुल संख्या 3 है। और इसमें 3 में आपका कौन कौन शामिल है ये ज़रूर याद रखिएगा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ये क्वेश्चन आपका हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आपके रेलवे के ग्रुप डी का जो वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहा है, जो कई शिफ्ट में चल रहा है, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा था कि अंग्रेजी को मान्यता देने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो अपने राज्य में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनके द्वारा अंग्रेजी को मान्यता प्रदान किया गया है। अब आ जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा। तो सर्वोच्च न्यायालय वाला क्वेश्चन आपका ज़्यादा आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ किस में संपादित की जाती हैं? तो वो की जाती है आपका अंग्रेजी में की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या कौन सी हो जाएगी? तो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। उसके साथ साथ राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय, ये क्वेश्चन आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यकारी भाषा है वो है आपका अंग्रेजी। और राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे सकता है।